अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपकी डॉक्टर सदफ आसिम फ्रॉम तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट। एज द वर्ल्ड इज़ सेलिब्रेटिंग द एलर्जी वीक, तो हमने कहा हम भी अपने पेशेंट्स की और हम अपने फॉलोअर्स को एलर्जी से मुताल्लिक कुछ आगाही दें। तो सबसे पहले हम अपने आज के एलर्जी की अवेयरनेस को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम ये बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ एलर्जी, एलर्जी होती क्या है। तो अमूमन आम इंसान जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं खाने में, मेडिसिन्स में या फ़िज़िकल यूज़ के लिए, कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ ह्यूमंस उनसे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हमारा अपना ही मुदाफ़ियाती निज़ाम जो होता है वो उससे हसास होता है और वो उससे रिएक्ट करता है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज़, एलर्जीज़ कितनी किस्म की होती हैं? जी हाँ, एलर्जीज़ 4 से 5 किस्म की होती हैं जो कि हमें एज ए ह्यूमंस अफेक्ट करती हैं और सर्टेन इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोन। सबसे पहले है सीजनल एलर्जीज़, दूसरे नंबर पे आती हैं फूड एलर्जीज़ जैसे कि हम सब अवेयर हैं, थर्ड नंबर पे होती हैं ड्रग एलर्जीज़ या कॉस्मेटिक एलर्जीज़, फोर्थ हमारी डस्ट एलर्जीज़ होती हैं, हमारी एनवायरनमेंट से एलर्जी होती है, एंड द लास्ट वन आर द स्किन और एटोपिक क्रॉनिक एलर्जीज़। सबसे पहले कॉमन फूड्स पे बात करेंगे कि फ़ूड की कौन सी टाइप्स हैं जिनसे हमारे पेशेंट्स, बच्चे और बड़े एलर्जिक हो सकते हैं। इनमें वीट, एग, पीनट्स और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स और एग होते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा बॉडी किससे हसास है, तो हमें उन चीज़ों को अपनी डाइट में अवॉइड करना होता है। सेकेंड नंबर पे सीजनल एलर्जीज़ आती हैं। हमारी कंट्री में ख़ास तौर पर देखा गया है कि कुछ जगहों पे लोगों को ज़्यादा एनवायरनमेंट से एलर्जी होती है, ख़ास तौर पे ख़ास साल के सीजन्स में, जैसे कि पोलन है, वीड्स हैं, ग्रास हैं, तो उन दिनों में हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तीसरी आती हैं हमारी कॉस्मेटिक एलर्जीज़ या ड्रग एलर्जीज़। तो इसमें देखा गया है कुछ मेडिसिन्स ओरल या इंजेक्टेबल से कुछ बड़े और बच्चे दोनों ख़ास तौर पे रिएक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चों में हमने देखा है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो होते हैं सिर्फ बेबी पाउडर से भी इवन एलर्जिक होते हैं, और मदर्स हमारे पास ला रही होती हैं कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, स्नीजिंग, कफिंग और इन कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो इसकी एहतियात ज़रूरी होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कुछ क्रॉनिक स्किन एलर्जीज़ होती हैं जिसको एटोपी कहते हैं, तो उसमें हमारी स्किन की लंबा अरसा तक एलर्जिक फिनोमेना जो है वो कंटिन्यू कर रहा होता है। अब हम तीसरे इसके एस्पेक्ट पे एलर्जी की आपको बताना चाहेंगे कि क्या ख़ास किस्म की अलामात होती हैं जिससे हमारे पास पेशेंट्स, बच्चे और बड़े प्रेजेंट करते हैं। तो एलर्जी हमारे पास एक्यूट, जिसे कहें कि फ़ौरन पेशेंट को कुछ सिम्टम्स हुए और हमारे पास वो एमरजेंसी में आ गए। कुछ होती हैं क्रॉनिक अलामात जो कि लंबा अरसा पेशेंट की चलती रहती हैं, बेनाइन होती हैं। सिम्टम्स हमारे ज़्यादातर किन सिस्टम्स को मुतासिर करती है एलर्जी? एक सबसे बड़ा, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि स्किन, हमारी स्किन बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर एलर्जी की अलामात ज़ाहिर होती हैं। उसमें स्किन में रेडनेस, इचिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के दानों और हाइव्स या बड़े बड़े फफोड़े जिन्हें कहते हैं, उनकी शक्ल में भी नुमायाँ होती हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि अगर हमारे सांस के निज़ाम में एलर्जी मैनिफेस्ट हो, वो उसका स्पेक्ट्रम हो सकता है। सिर्फ नज़ला, खांसी और छींकों से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, और ये कि चोकिंग और एस्थमा, सांस बंद होना, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग अलामात होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की, उनके साथ भी प्रेजेंट करते हैं। सबसे आखिर में ये कि कौन सा सिस्टम हमारा जीआईटी, यानी कि हमारा निज़ाम हज़म या मैदे का निज़ाम, उसमें भी एलर्जी, उसमें भी एलर्जी नमूदार होती है, और अक्सर हमें डिटेक्ट नहीं होता कि ये किसी एलर्जी से है। हमारे पास नोज़िया, वॉमिटिंग या ख़ास तौर पर बच्चे जो होते हैं वो डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसे हम वीट एलर्जी या सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। वो क्रॉनिक एलर्जी की फॉर्म में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, और उनकी नशोनुमा भी मुतासिर रहती है, और जब टेस्ट और मालूमात की जाती है तो बच्चे वीट से, गंदम से एलर्जिक होते हैं। तो ये कुछ आपको आगाही देने के लिए था। इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि हम एलर्जी को मैनेज कैसे करते हैं। इसमें हम सिंपल सिर्फ कुछ एंटी हिस्टामीन्स, एंटी एलर्जी, जैसे कि आप और हम सब वाकिफ़ हैं, हम वो ले लेते हैं। मगर अगर सिम्टम्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, हमारी सांस को एस्थमा और घुटन की सूरत में प्रेजेंट करें हमारे पास पेशेंट, जिसे हम एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं, उसमें हमें स्टीरॉइड्स और एपिनेफ्रीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि टाइमली हम अपने एलर्जिक सिम्टम्स को डायग्नोस करें, डिटेक्ट करें और डॉक्टर से रजू करें, और
آخر سب سے اہم امپورٹنٹ بات کہ اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ارد گرد اپنی فیملی کے لیے یہ ضرور ڈیٹیکٹ کیجئے کہ اگر ایک ہی قسم کی علامات آپ کو بار بار کسی چیز سے ٹریگر کر رہی ہیں تو اس کو ضرور آبزرو کریں کہ آپ کے لائف سٹائل میں ایسی کیا چیز ہے. تو کوشش کیجئے کہ اسے ہم اپنی نارمل روٹین سے اگر ہم اسے مائنس کر کے کھانے میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہے، یا ہماری کوئی ورک پلیس میں کوئی ایسی انوائرمنٹ ہے، تو ان چیزوں کو اگر ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بغیر کسی دواؤں کے بھی الرجی کے علامات بہتر ہو جاتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا. آئی ہوپ کہ ہماری یہ ایفرٹ آپ کی الرجی کی گائیڈنس میں ہیلپ فل ہوگی. آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں ایٹ طبہ کڈنی انسٹیٹیوٹ. آئی ایم ڈاکٹر صدف عاصم، پیڈیاٹریشین. تھینک یو سو مچ.